चलिए अब हम बात करने वाले हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और ये हमारा इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा जो कंप्लीट जो पॉलिटी है वो यहाँ पे एंड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में देखने वाले हैं। और संविधान संशोधन की अगर बात करें, देखिए जो संविधान निर्माता है उन्होंने इस प्रकार से संविधान को निर्माण किया है कि ताकि भविष्य में अगर जो है परिस्थिति चेंज होती है तो संविधान में कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो संविधान को फेरबदल करने की जो ज़रूरत पड़ेगी उससे संबंधित प्रावधान भी संविधान के अंतर्गत ही यहाँ पे वर्णित किए गए हैं। तो उन्हीं को हम यहाँ पे बोलते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और ये कहाँ पे ली गई, कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं, कुछ ओवरव्यू, और साथ में हम देखेंगे इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारतीय संविधान को समय की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। संविधान में कई संशोधन किए भी जा चुके हैं, परंतु इसका मूल रूप नहीं बदला है, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे बदला नहीं गया है। संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या जो है उसमें न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह संविधान का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते गए हैं। इसके साथ ही हम देखें तो भारतीय जो संविधान है उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे नम्यता यानी कि नरम भी है, और अनम्यता यानी कठोर का जो है कंप्लीट रूप से मिश्रण हमको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि इसके संशोधन की प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन की भांति अत्यंत लचीली है, ना ही अमेरिका की भांति या ऑस्ट्रेलिया कनाडा की भांति अत्यंत कठोर मानी जाती है। तो भारतीय संविधान निर्माता विश्व के संघात्मक जो संविधान है उसके संचालन की कठिनाइयों से पूर्णतः अवगत थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने संविधान संशोधन के लिए अत्यधिक लचीलेपन या कठोरता के स्थान पर एक मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल पाथ या मिड पाथ को यहाँ पे अपनाया। संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। तो यहाँ पे हमको संविधान संशोधन के प्रकार तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है 51% जो बहुमत है उसके द्वारा। दूसरा होता है विशेष बहुमत, जिसमें 2/3 यहाँ देखने को मिलता है, यानी कि विशेष बहुमत के रूप में यहाँ पे संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा मिलता है विशेष बहुमत, साथ में राज्यों का समर्थन। ठीक है, आधे से अधिक जो राज्य हैं उनका कुल राज्यों के आधी जो विधायिका है उनके समर्थन या फिर समर्थन की यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 2/3 भी विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति यहाँ देखने को मिलती है। तो तीन प्रकार के संशोधन हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे संविधान, भारत के संविधान की अगर बात करें, संशोधन के उपबंध आपको भाग नंबर 22 भाग नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 368 के तहत ये वर्णन किया गया है संविधान में कि संविधान का संशोधन किया जा सकता है। भारत में संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। राज्य विधानमंडल को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है। संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। अब आधारभूत ढांचे की अगर बात करें तो सन 1973 में केशवानंद भारती मामला आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद आया था 1973 में, जिसके अंतर्गत ये बात कही गई थी बेसिक स्ट्रक्चर वाली। और संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया यहाँ पे दी गई। संविधान संशोधन के लिए तीन प्रकार की जो व्यवस्था की गई जो कि हमने यहाँ पे देखे हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। मतलब संविधान संशोधन की जो उपबंध है मतलब यहाँ पे, तो देखिए साधारण बहुमत द्वारा क्या किया जाता है। देखिए साधारण बहुमत की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं किया मतलब ऐसा जो है कि संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। उनमें संशोधन के लिए अत्यंत लचीली प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। ऐसे उपबंधों में संशोधन करने के लिए संसद का साधारण बहुमत अर्थात दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक सहमति पर्याप्त होती है। इसके अंतर्गत हम देखें तो अनुच्छेद नंबर 2 जो कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश आता है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र नाम सीमा परिवर्तन। अनुच्छेद नंबर 3 इसके अंतर्गत आता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान में बदलाव, ये आर्टिकल नंबर 11 इसमें आता है। आर्टिकल नंबर 106 की अगर बात करें तो संसद के जो वेतन भत्ते इसमें चेंजेस की स्थिति यहाँ आती है। फिर दूसरा देखें विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत से तात्पर्य सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य उसका 2/3 यानी कि 2/3 यहाँ पर देखने को मिलता है। इसे विशेष बहुमत कहते हैं। विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है, जबकि साधारण बहुमत वाली यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। संविधान के ऐसे उपबंध जिन्हें साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, जिन्हें संशोधित करने के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है, उनको छोड़कर शेष सभी उपबंध संसद द्वारा विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसके तहत सबसे अधिक संशोधन किए जाते हैं। और उसके बाद विशेष बहुमत और राज्य आधे से अधिक मतलब जो राज्य है उनके अनुसमर्थन की बात करें तो यह संविधान संशोधन की सबसे कठिन प्रक्रिया है। इस प्रकार के संशोधन का संबंध जो है संघात्मक ढांचे से होता है। और 368
के 2 के अनुसार इसे जो है दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता है और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करके अनुसमर्थन की बात कही जाती है। तो विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले जो संशोधन है उसके अंतर्गत बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आता है, आर्टिकल नंबर 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया 55 के अंतर्गत देखने को मिलती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल नंबर 73। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल नंबर 162। इसके अलावा आप देखें तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 241 के अंतर्गत। भाग नंबर 5 अध्याय नंबर 4 के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका। भाग नंबर 6 और अध्याय नंबर 5 की अगर बात करें तो राज्यों के उच्च न्यायालय। इसके अलावा आप देखें 11वां भाग है, 7वीं अनुसूची है, स्वयं अनुच्छेद 368, ये सभी जो प्रक्रिया है वहाँ पे आधे से अधिक राज्य का अनुसमर्थन विधायिका का और विशेष बहुमत की बात यहाँ पे की जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसके चरण क्या होने चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है। प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्नलिखित रूप से देखे जा सकते हैं, जैसे कि पहली चीज़ तो होती है संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों में से कोई भी सदस्य, या तो लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं या राज्यसभा, दोनों में मतलब कोई भी सदन हो सकता है, लोकसभा हो सकता है या राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान संशोधन को पारित करने के लिए प्रक्रिया सामान्यतः वैसी ही होगी जैसे साधारण विधेयक के संबंध में होती है, यानी कि जो है अनुच्छेद नंबर 107 और 108 में यहाँ बताई गई है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत अर्थात जो है 2/3 के द्वारा इसको जो है यहाँ पे विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया जाता है, यानी हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक के विषय में संयुक्त बैठक यानी जो 108 है आर्टिकल नंबर, उसका प्रावधान नहीं किया गया है, मतलब दोनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संघात्मक ढांचे से जुड़े विशेष उपबंध के लिए यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, अनुच्छेद नंबर 368 के 2 यानी कि विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन देखने को मिलता है। इसके अलावा सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है। 24वें संविधान संशोधन की अगर बात करें 1971 की, तो इसके माध्यम से संविधान में 368(2) में संशोधन करके अनुमति देगा, जो है शब्द जोड़ दिया गया जिनके माध्यम से ये जो है ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति की वीटो करने की शक्ति समाप्त कर दी गई है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा मूल अधिकार व संविधान संशोधन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ये क्वेश्चन देखने को मिला। इस प्रश्न पर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय यानी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले 1951 में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को संविधान के जो है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति में मूल अधिकारों में भी संशोधन की शक्ति निहित होगी। अतः संसद जो है किसी भी मूल अधिकार को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कम कर सकती है या फिर प्रतिबंध भी लगा सकती है। तो ऐसा संविधान संशोधन अनुच्छेद नंबर 13(2) के तहत यानी कि जो है विधि की जो परिभाषा दी गई है मूल अधिकार में, उसके तहत जो है अमान्य नहीं होगा। इसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 बाद में मूल अधिकारों में संशोधन का प्रश्न पुनः उच्चतम न्यायालय के समक्ष यहाँ विचार में आया। 17वें संविधान संशोधन 1964 को चुनौती प्रदान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले के निर्णय को बनाए रखा। ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है और आगे बहुत सारे अनुच्छेद हमको देखने को मिलते हैं किसके संबंध में, संविधान संशोधन और मूल अधिकारों के संबंध में। इसके अलावा हमको एक और चीज़ देखने को मिलती है आधारभूत ढांचे के संबंध में, बेसिक स्ट्रक्चर के संबंध में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना 1973 वाला जो बाद आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। तो ये प्रतिपादित हुआ और यह बात जो है 24वें संविधान संशोधन 1971 की वैधता के संबंध में था। इस मामले में 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ गठित की गई जिसने जो है निर्धारित किया कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम वैध है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा संविधान की जो समीक्षा है यानी कि 90वें दशक के अंतिम वर्षों में समूचे संविधान की समीक्षा करने का विचार सामने आया, यानी कि सन 2000 में जो है भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति किया जिसका उद्देश्य था संविधान के कामकाज की समीक्षा करना। तो विपक्षी दल तथा अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया, ये चीज़ हमको देखने में मिलती है, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 की बात करें, यहाँ देखिए मतलब संविधान में अनुच्छेद 368 में जो है अब तक 3 बार संशोधन किए जा चुके हैं। एक तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है।
तो ये कुछ ओवरव्यू था संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके तहत। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अभ्यास प्रश्नों की जो कि विगत वर्षों में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस है ISPCS में, और कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है इसी में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ देखिए जो है सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई, तो ये गलत है। मिनर्वा मिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 3 खा और गा में उल्लेखित राज्य नीति निर्देशक तत्वों के को जो है अनुच्छेद नंबर 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। तो ये जो है केवल 2 ही यहाँ पे सही है, केवल 2 यहाँ पे सही, यानी कि हम देख सकते हैं C नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में नीति निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाएगा। जिन अधिकारों का वर्णन संविधान में जो है अनुच्छेद नंबर 14, 19 और 31 में है, यद्यपि इस विस्तार को जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद नंबर 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को 39 खा गा में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के अधीनस्थ माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था, वो जो उसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया, यानी कि 300 का में उसको जो है मतलब एक प्रकार से कानूनी अधिकार दिया गया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो देखिए भारत के संविधान में जो है केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है, तो ये गलत है। यदि ऐसा संविधान संशोधन जो है उसके संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना चाहिए। सभी विधानमंडल नहीं, यहाँ पे आधे की बात की जाती है, तो ये भी गलत होगा। तो दोनों ही ऑप्शन गलत है हमारे, ना तो 1 और ना तो 2। तो डी नंबर का राइट आंसर है। यहाँ देखिए 368 के 2 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, यानी कि ना तो या तो लोकसभा में किया जा सकता है या तो राज्यसभा, किसी में भी, और कम से कम आधे जो राज्य है विधानमंडल उनका अनुसमर्थन जरूरी है। तो ये दोनों हमको देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम जो है किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, इसके अलावा राज्य विधानमंडल इनके द्वारा नहीं ले जा सकता, राष्ट्रपति के द्वारा, इनके द्वारा भी नहीं, यानी कि 1 और 2 बस यहाँ पे सही है। डी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो ये जो है संसद, यानी पार्लियामेंट के द्वारा ये काम किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया है। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मूल अधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से एक यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो ये 91 नंबर का जो संशोधन आया था, इसके तहत ये व्यवस्था की गई है। और इसके अंतर्गत अगर बात करें यहाँ तो 2003 में ये देखने को मिलता है, संविधान के अनुच्छेद 75 व 164 में 10वीं अनुसूची में संशोधन करके जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे एवं राज्य के में मुख्यमंत्री जो सहित है मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक निर्धारित की गई। इसके अलावा निम्न संविधान संशोधनों में से जो है किस एक के द्वारा पहली बार और में जो है मतलब दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो ये जो है 52वां संविधान संशोधन आया, इसके तहत ये देखने को मिलता है। तो 1985 में देखने को मिलता है दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, जिसके तहत दल बदल विरोधी कानून शामिल था, उसको संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। हालांकि कुछ वर्ष बाद इस कानून में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए 2003 में 91वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। ठीक है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान थे, तो जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये 61वां नंबर का संविधान संशोधन था और यहाँ 1989 में देखने को मिलता है, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और यह अधिनियम जो है 28 मार्च 1989 से लागू हुआ।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकाय में बांटा गया? तो ये 89वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत दोनों को अलग अलग यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ 338 में आपको SC आयोग देखने को मिलता है और ST आयोग आपको 338 का में देखने को मिलता है। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन 2003 में आया था। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपको सूची मिलाना है। तो देखिए, एक तरफ संविधान में संशोधन दिया और दूसरी तरफ विषय वस्तु दी है। तो संविधान का 69वां संविधान संशोधन 1991 की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है, ये वाला जो है कहाँ देखने को मिलता है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाना यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा संविधान का 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 की अगर बात करें तो ये आपको क्या देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है राज्य स्तरीय किराया अधिकरण की जो है स्थापना करना। साथ ही 80 जो है यानी कि संविधान का 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ये 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकारना था। इसके अलावा संविधान का 83वां संविधान संशोधन अधिनियम की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित था? अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर देखें तो A नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पे देखिए जो है आप यहाँ देख सकते हैं इसमें, और अगली जो है सूची को मिलाना है। फिर से एक तरफ दिया है देखिए सूची और दूसरी तरफ उसका संशोधन दिया गया है, कौन से संशोधन के तहत ये देखने को मिलता है। तो देखिए, न्यायिक पुनरीक्षण का जो परिसीमन है उसकी अगर बात करें तो ये जो है हमको 38वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण से संबंधित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, तो ये 44वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है। कहाँ पे? ये देखिए आप देख सकते हैं, चौथे नंबर का। उसके बाद आपको देखने को मिला मताधिकार की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई, तो ये 61वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन। तो आप देखिए यहाँ पे C नंबर का राइट आंसर होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है GST परिषद की स्थापना के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 का जोड़ा गया? तो ये था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ठीक है, इसके अंतर्गत ये जो है अनुच्छेद नंबर 279 का जोड़ा गया GST परिषद की स्थापना के लिए। ठीक है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया? तो ये था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। इसके तहत ये काम किया गया, मतलब 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधित मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जैसे असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इसके उपरांत सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इस सूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। और 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा उड़िया के स्थान पर ओडिशा जो है अंग्रेजी भाषा, मतलब ओडिया अंग्रेजी भाषा की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर ओडिया भाषा के उच्चारण को बदलकर ओडिया कर दिया गया। और इस प्रकार अभी वर्तमान में हमको 22 भाषाएं देखने को मिलती है 8वीं अनुसूची में। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य किस संविधान संशोधन के तहत भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण एवं कुछ भूभाग का बांग्लादेश को हस्तांतरण किया गया? तो ये 100 यानी कि 100वें नंबर का संविधान संशोधन था 2015। ठीक है, तो यहाँ जो है कुछ भूभागों का अधिग्रहण, कुछ अन्य भूभाग का बांग्लादेश को हस्तांतरण कर भारत बांग्लादेश भूमि समझौता 1974 तथा इसके प्रोटोकॉल 2011 के अनुपालन के तहत किया गया। इस संशोधन अधिनियम में 4 राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय व त्रिपुरा के कुछ भाग जो है उनको संबंधित जो संविधान है उसकी पहली अनुसूची के प्रावधानों में संशोधन किया गया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किन केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? तो 2 है यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, एक तो देखने को मिलता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा और पुदुचेरी की विधानसभा। तो यहाँ देखिए 2 विधानसभा देखने को मिली, दिल्ली और पुदुचेरी। C नंबर का राइट आंसर होगा। और इसके अंतर्गत अगर देखें तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधानसभा के सदस्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को शामिल किया गया, जबकि 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्य विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? तो ये जो है वर्ष 2010 में यहाँ देखने को मिलता है, वर्ष 2010 से देखने को मिलता है। और यहाँ देखें तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में 21 का के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार प्राप्त है और यह 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो गया। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद के द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो ये वर्ष 1976 के अंतर्गत देखने मिलता है, बी नंबर का राइट आंसर है। देखिए अनुच्छेद नंबर 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम प्रतिषेध है और बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा बंधुआ मजदूरों का उन्मूलन किया गया। इस कानून के तहत बिना भुगतान किए गए किसी व्यक्ति या मजदूरी जो है मजदूरी कराना और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में बंधुआ मजदूरी एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए विधि बनाने का जो अधिकार है केवल संसद के पास देखने को मिलता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य वर्तमान संबंध निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उपबंधों से शासित है? तो ये जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत देखने को मिलता है। तो देखिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए किया गया था 44वां संविधान संशोधन और इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति को परिवर्तित करके क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल इसकी स्वीकृति प्रदान करते, यानी कि मंत्रिमंडल की स्वीकृति यहाँ पे इंपॉर्टेंट मानी गई। और ये संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए वह बाध्य होगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को भी हल करने की अधिकारिता पुनः जो है उच्च न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय है जो कि सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है उसको प्रदान कर दी गई। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसे हम बोलते हैं NJAC, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जिसे हम बोलते हैं, तो ये जो है इसका गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये जो है 99वां संविधान संशोधन 2014। हालांकि बाद में इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया, यानी कि इनको अवसंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो यहाँ देखिए इस संविधान संशोधन के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसके लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। हालांकि 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप कॉलेजियम प्रणाली अभी फिर से बनी हुई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये वर्ष 2018 में देखने को मिलता है, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में संसद द्वारा एक अधिनियम के तहत की गई थी। इस आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के बराबर अधिकार मिल जाएंगे। इस आयोग का मुख्य कारण जो है पिछड़ा वर्ग से संबंधित समस्याओं से केंद्र एवं राज्य सरकार को अवगत कराना। पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भगवान लाल साहनी देखने को मिलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई? तो ये जो है हमको देखने को मिलता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, 1992 यहाँ देखने को मिलता है। स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था की देखने को मिलती है और इसमें देखें तो देखिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इसके लिए संविधान में एक नया अध्याय भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया तथा संविधान में 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित 29 विषय जोड़े गए और इस प्रकार 74वां संविधान संशोधन 1992 में शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इसके लिए संविधान में एक नया अध्याय भाग 9 का जोड़ा गया जिसे नगरपालिका नाम दिया गया और 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं से संबंधित 18 विषय भी जोड़े गए। संविधान के आधारभूत ढांचे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किन किन तत्वों का समावेश किया गया? तो ये देखिए यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलती है, विधि का शासन, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होंगे। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान समय तक जो है विभिन्न बार केस जो है उसके तहत संविधान के आधारभूत ढांचे में निम्न तत्वों को शामिल किया, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, संविधान की धर्मनिरपेक्ष छवि, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संविधान का संघात्मक ढांचा अर्थात विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों में विभाजन, राष्ट्र की एकता, अखंडता, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य, संतुलन, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र प्रणाली, राज्य व्यवस्था का गणतंत्रात्मक ढांचा, सरकार का संसदीय स्वरूप, देश की संप्रभुता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि जो न्यायिक समीक्षा होती है उसका अधिकार,
संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति। तो ये सभी किसके अंतर्गत है, ये आपको देखने को मिलते हैं संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आप देखिए यहाँ पे प्रथम संविधान संशोधन 1951 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये जो है मतलब यहाँ पे दोनों को मिलाना है। तो ये जो पहला वाला जो है मौलिक अधिकार में समानता, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिए गए, मतलब पहला जो संविधान संशोधन हुआ था ये 2 नंबर का यहाँ पे इसका होगा। और उसके बाद 14वां संविधान संशोधन 1962 की अगर बात करें तो पुदुचेरी को भारत का अंग बनाया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो इसमें जो है प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ है पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता के साथ जो है अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 का अगर बात करें तो ये जो है तीसरे नंबर का, यानी कि दल बदल विरोधी विधि बनाई गई। तो इस हिसाब से देखें तो बी नंबर का हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में जो है 9वीं अनुसूची का किस संविधान संशोधन के द्वारा समावेश किया गया। तो यहाँ हमको देखने को मिलता है, देखिए प्रथम संविधान संशोधन के तहत ये देखने को मिलता है, मतलब 1951 में जो अधिनियम आया था इसके द्वारा कानूनी रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था और भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को भी 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, और जो है भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को जोड़ा गया तथा इसके लिए संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों का भारत के संविधान में समावेश सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। और 42वें संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों में से एक माना जाता है। इसको लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये तो था हमारा कंप्लीट रूप से जो संविधान संशोधन की जो चीज़ें थी इसमें हमने देखे ओवरव्यू, और इससे संबंधित बनने वाले जो क्वेश्चन है पुराने वर्ष में आए वाले जो क्वेश्चन उनको भी हमने डिस्कस किया। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है आपको किस में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो के नीचे। और ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिलेगी। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम में जाओगे तो उसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो पॉलिटी है इंडियन पॉलिटी उसकी कंप्लीट यहाँ पे जो है क्लास ख़त्म हो गई है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है इसके साथ ही। तो आप कंप्लीट वीडियो देखकर एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।